साथियों नमस्कार, प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। आइए शुरू करते हैं संगीत का एक प्रैक्टिस सेट। आने वाले सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, राग वर्गीकरण के अंतर्गत मित्र, सूचक और दूती रागों के रूप में वर्गीकरण किस ग्रंथ में है? ठीक है जी। राग वर्गीकरण के अंतर्गत मित्र, सूचक और दूत्य रागों के रूप में वर्गीकरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो एक का सही उत्तर हो जाएगा आपका नारदकृत राग सागर में। ठीक है जी, नारदकृत राग सागर में। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है कि नारदकृत राग सागर ग्रंथ में राग वर्गीकरण के अंतर्गत मित्र, सूचक और दूत रागों के रूप वर्गीकरण किया गया है। ठीक है जी। नारदकृत राग निरूपण, यह ग्रंथ मध्ययुगीन है। इस ग्रंथ में 6 के स्थान पर 10 मुख्य राग माने गए हैं। प्रत्येक राग के परिवार में 5 भार्याएं, 4 कुमार मतलब पुत्र, 4 स्नुषा मतलब पुत्र वधू, कुल 1 + 5 + 4 4 मतलब 14 राग समूह हैं। तो 10 × 14 = 140 को ही संस्कृत में चत्वारिशंछत कहते हैं। ठीक है जी, चत्वारिशंछत कहते हैं। ठीक है, 140 को। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा गया, देखिए अगला सवाल में लिख रहा है कि भारतीय संगीत के श्वेतांबर जैन, देखिए भारतीय संगीत के श्वेतांबर जैन संगीत ग्रंथकार जिन्हें वाचनाचार्य की उपाधि प्राप्त थी, कौन है बताइए? तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा आपका सुधा कलश। ठीक है जी, सुधा कलश। व्याख्या इसका पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया, देखिए भारतीय संगीत के श्वेतांबर जैन संगीत, लिख रहा है कि भारतीय संगीत के श्वेतांबर जैन संगीत ग्रंथकार सुधा कलश को वाचनाचार्य की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है जी। पार्श्वदेव ने संगीत समयसार ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी में की, जिसमें 9 अध्याय हैं। आचार्य बृहस्पति ने इसका हिंदी में अनुवाद व संपादन 1977 में किया था। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में लिखा गया है कि देश्य, लिख रहा है कि देश्य, शुद्ध, शालग और छाइला रागों के रूप में 4 वर्गों की व्याख्या किस में की गई है? किस में की गई है? तो तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा आपका, तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा संगीतोपनिषद सारोधार, संगीत उपनिषद सत्तोसारोधार। ठीक है जी, संगीत उपनिषद सारोधार। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। देश्य, शुद्ध, शालग और छाइला रागों के रूप में 4 वर्ग संगीत उपनिषद सारोधार में व्याख्या की गई है इसका। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में पूछा गया है कि आडो साडो पूर्ण अपूर्ण, आडो साडो पूर्ण अपूर्ण रागों के ये 4 प्रकार किस ग्रंथ में मिलते हैं? आडो साडो पूर्ण अपूर्ण रागों के 4 प्रकार किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संगीत उपनिषद सारोधार में। ठीक है जी, संगीत उपनिषद सारोधार में मिलता है। चलिए व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या इसका पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिख रहे हैं कि आडो साडो पूर्ण अपूर्ण ये 4 प्रकार के संगीत उपनिषद सारो द्वारा में बताया गया है। इस ग्रंथ के लेखक सुधा कलश जी हैं। राग तत्व विबोध 12वीं शताब्दी में श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया था। नगमात ए आसफी मोहम्मद रजा द्वारा यह 1813 में लिखा गया था। इसमें शुद्ध सप्तक बिलावल को स्वीकार किया गया है। इसमें स्वर, राग, प्रकीर्ण, प्रबंध, ताल, वाद्य के ये 6 अध्याय हैं। ठीक है जी। स्वर, राग, प्रकीर्ण, प्रबंध, ताल, वाद्य ये 6 अध्याय हैं इसमें, किसमें? नगमाते आसफी में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा गया है कि संगीतज्ञों के 7 अलंकार,
संगीतज्ञों के 7 अलंकार के शीर्षक से अलंकारों का वर्गीकरण किस ग्रंथकार ने किया है? ठीक है जी, 5 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका पंडित अहोबल। ठीक है जी, पंडित अहोबल। अगला सवाल देख लीजिए, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है कि संगीतज्ञों के 7 अलंकार, संगीतज्ञों के 7 अलंकार के शीर्षक से अलंकारों का वर्गीकरण संगीत परिजात में पंडित अहोबल ने किया। यह ग्रंथ 1650 ईस्वी में लिखा गया है। इसका शुद्ध सप्तक वर्तमान में काफी थाट के समान है। इस ग्रंथ में बीड़ा पर स्वरों की स्थापना करना इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है जी, इसमें विकृत स्वरों की संख्या 22 बताई गई है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें देखिए, संगीत ग्रंथों में नायक नायिका भेद के प्रणेता कौन ग्रंथकार हैं? संगीत ग्रंथों में नायक नायिका भेद के प्रणेता कौन ग्रंथकार हैं इसमें? तो 6वां का सही उत्तर हो जाएगा आपका लोचन, लोचन कवि। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहे हैं कि नायक नायिका भेद के प्रणेता पंडित लोचन हैं। यह ग्रंथ 15वीं शताब्दी में रची गई। इस ग्रंथ में राग रागनी को छोड़कर थाट पद्धति अपनाई गई है। लोचन ने 12 मेलों से 75 रागों का वर्गीकरण स्वर साम्य के आधार पर किया है। उत्तरी भारतीय संगीत में प्रचलित स्वरों की कोमल तीव्र जैसी संज्ञाएं सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में पाई जाती है। इन्होंने 7 शुद्ध और 9 विकृत स्वर माने हैं। इस ग्रंथ में मिथिला और तिरहुत के क्षेत्रीय गीत और धुनों का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में लिखा गया है कि रागों का उत्तम मध्यम अधम के रूप में वर्गीकरण किसने किया था? उत्तम मध्यम अधम के रूप में वर्गीकरण किसने किया? तो 7वां का सही उत्तर बताइए। 7 का सही उत्तर बता दीजिए जी। 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका रामामात्य ने। ठीक है जी, रामामात्य। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, देखिए, रागों का उत्तम मध्यम अधम के रूप में वर्गीकरण रामामात्य ने किया था। स्वर मेल का निधि की रचना रामामात्य जी किए थे। यह ग्रंथ 1650 ईस्वी में दक्षिण संप्रदाय का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। इसमें 5 अध्याय हैं। पहला है उपोद्घात, दूसरा स्वर, तीसरा वीणा, चौथा मेल और 5वां राग। इसमें मेलों की संख्या 20 बताई गई है। 20 मेल से 64 रागों का जन्म बताया गया है, जिनका वर्णन संपूर्ण, साडव, आडव, उत्तम मध्यम अधम वर्गों के आधार पर किया गया है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में लिखा गया है, अगला सवाल में पूछ रहे हैं कि योडयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचिता नाम स्वराग कथितो बुधैवः। ठीक है जी, यह कथन किस ग्रंथकार का है? यह कथन किस ग्रंथकार का है? तो 8वां का सही उत्तर हो जाएगा आपका सारंगदेव जी का। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में योडयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः, यह दोहा संगीत रत्नाकर में सारंगदेव ने रचा है। ठीक है जी, अगला सवाल है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। सुमेलित कीजिए। तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ग्रैमी, इन अवार्डों से किनको किनको सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है। तो देखिए, भीमसेन जोशी जी को आपको देखिए भारत रत्न भीमसेन जोशी जी को मिला है। तो देखिए 1 का 3, 1 का 3 इसमें कहाँ दिया गया है? देखिए 1 का 3, 1 का 3 आपको देखिए 1 का 3 हो गया। और उसके बाद आपको ग्रैमी अवार्ड किनको मिला है? तो ग्रैमी अवार्ड आप बताइए, इसमें इसका सही उत्तर बताइए। ग्रैमी अवार्ड मिला है, देखिए ग्रैमी अवार्ड से नवाजे गए हैं। ग्रैमी आपका पद्म भूषण से समता प्रसाद को, देखिए पद्म भूषण से समता प्रसाद को, और पद्म विभूषण से आपको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण से आपको देखिए जसराज जी को सम्मानित किया गया है। और ग्रैमी अवार्ड
इनको देखिए विश्व मोहन भट्ट, ठीक है जी, विश्व मोहन भट्ट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 3। 3 उसके बाद देखिए 3 उसके बाद 2 उसके बाद 4 उसके बाद 1, ठीक है जी। 3 2 4 1, 3 2 4 1 कहाँ है? 3 2 4 1 आपका डी में दिया, ठीक है। व्याख्या पढ़ लीजिए, व्याख्या में देखिए वही लिखा गया है। 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल में पूछ रहे हैं कि संगीत रत्नाकर में कितने अलंकार बताए गए हैं? संगीत रत्नाकर में कितने अलंकार बताए गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 63, ठीक है जी। व्याख्या पढ़ लीजिए, व्याख्या में लिखा गया देखिए, संगीत रत्नाकर में 63 प्रकार के अलंकार बताए गए हैं। इस ग्रंथ को सारंगदेव ने 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा। संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं लिखी गई है, जिसमें सिंह भूपाल और कल्लीनाथ द्वारा लिखी गई टीकाएं प्रमुख हैं। इस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं। पहला स्वर अध्याय, राग अध्याय, प्रकीर्ण अध्याय, प्रबंध अध्याय, ताल अध्याय, वाद्य अध्याय, नर्तन अध्याय। इस ग्रंथ में 264 रागों का वर्णन है। इस रागों का वर्गीकरण राग, उपराग आदि के आधार पर किया गया है। इसको सप्त अध्याय भी कहा जाता है। 12 नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल पूछ रहा है कि पुरंदरदास रचित सुलादी मतंग के संगीत के किस विद्या से मिलता है? पुरंदरदास द्वारा रचित सुलादी मतंग के संगीत के किस विद्या से मिलता है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अलंकार, ठीक है जी, ए अलंकार हो गया। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए, व्याख्या पढ़िए, व्याख्या में लिखा गया है पुरंदरदास द्वारा रचित सुलादी, सुलादी मतंग संगीत के अलंकार विद्या से मिलता है, ठीक है जी। राग ग्राम की संख्या 30 मानी गई है। जाति 18 प्रकार के माने गए हैं। मूर्छना की कुल संख्या 21 है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, बीड़ा, बीड़ा का पूर्व रूप क्या है? बीड़ा का पूर्व रूप बताइए, बीड़ा का पूर्व रूप आपको बताना है। तो बीड़ा का पूर्व रूप क्या हो जाएगी? सही उत्तर हो जाएगा आपका याज। बीड़ा का पूर्व रूप क्या है? याज। व्याख्या पढ़ लीजिए, लिख रहा है कि बीड़ा, बीड़ा का पूर्व रूप याज माना गया है। बीड़ा तंत्री वाद्य यंत्र है। रावण अस्त्रम, दुदुम्बी, मेरी औनद वाद्य के अंतर्गत आते हैं। ये भेरी हो जाएगा, ठीक है जी। ये सभी औनद वाद्य के अंतर्गत आते हैं। देखिए, संगीत प्रस्तर, सांगीतिक प्रस्तर स्तंभ, सांगीतिक प्रस्तर स्तंभ कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 13 का सही उत्तर हो जाएगा सुचिंद्रम में, सुचिंद्रम में, ठीक है जी, सुचिंद्रम में। देखिए 14 नंबर सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल में लिखा गया है कर्नाटक राग शुद्ध साबेरी, कर्नाटक राग शुद्ध साबेरी से मिलता जुलता हिंदुस्तानी राग कौन सा है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 14 का सही उत्तर हो जाएगा राग दुर्गा, ठीक है जी, राग दुर्गा। इसमें लिखा गया है कर्नाटक राग शुद्ध साबेरी हिंदुस्तानी दुर्गा राग के समान है, भूपाली मोहनम के समान है, भूपाली तोड़ी जो है, भूपाली तोड़ी, भूपाल तोड़ी और विभास भूपालम के समान है, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से एक जो पंचदश गमक नहीं है, निम्न में से एक जो पंचदश गमक नहीं है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा जी? 15 का सही उत्तर हो जाएगा मूर्छना, मूर्छना, ठीक है जी। व्याख्या पढ़ लीजिए, पंचदश गमक मूर्छना नहीं है, मूर्छना नहीं है। स्फुरित बलित त्रिभिन्न गमक के प्रकार हैं, गमक की संख्या 15 मानी गई है, ठीक है जी। किस ताल में त्रिताल जैसी समसंख्यक मात्रा है? किस ताल में त्रिताल जैसी समसंख्यक मात्रा है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 16 का सही उत्तर हो जाएगा मध्यमान, मध्यमान, ठीक है जी, मध्यमान, मध्यमान। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से 9 ताल की कौन सी विभागीय संरचना है? निम्नलिखित में से 9 ताल की कौन सी विभागीय संरचना है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 17 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 3 2 2 2, 3 2 2। देखिए 9 ताल 3 2 2 मतलब
पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरे में 2, तीसरे में 2, चौथे में 2। ठीक है जी। व्याख्या पढ़ लीजिए। 9 ताल रविंद्र संगीत की ताल में से एक है। 9 ताल रविंद्र संगीत की ताल में से एक है। 9 ताल 9 मात्रा की है। इसमें 4 विभाग 3, 2, 2, 2 मात्रा के है। यह विषमपदी ताल है। इसका बोल देखिए। धा देन ता तेटे कता गति धेने धागे तेटे। ठीक है जी, यह बोल है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा गया है गीतांजलि। गीतांजलि के कुल गानों में कितने तालों का उपयोग किया गया है? गीतांजलि के कुल गानों में कितने तालों का प्रयोग किया गया है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 12 तालों, 12 तालों का। ठीक है जी, बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 19 नंबर। राग आधारित गानों की रचना के लिए रविंद्रनाथ को किस घराने ने सर्वाधिक प्रभावित किया? ठीक है जी। राग आधारित गानों की रचना के लिए रविंद्रनाथ जी को किस घराने ने सर्वाधिक प्रभावित किया? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका विष्णुपुर घराना। विष्णुपुर घराना बंगाल में है। देखिए विष्णुपुर घराना। व्याख्या पढ़ लीजिए। रविंद्रनाथ दिख रहा है कि रविंद्रनाथ राग आधारित गानों के लिए विष्णुपुर घराना से काफ़ी प्रभावित थे। रविंद्रनाथ जी के समय में समस्त बंगाल पर विष्णुपुर घराने का प्रभाव था। इस घराने की ख्याल ध्रुपद गायन शैलियाँ प्रचलित थीं। अतः इसी घराने की परंपरा को बंगाल के अधिकांश कलाकारों ने अपनाया था। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के लोकगीत का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के लोकगीत का प्रकार है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 20 का सही उत्तर हो जाएगा भटियाली। भटियाली। ठीक है जी, भटियाली। व्याख्या पढ़ लीजिए। बंगाल के लोकगीत का प्रकार भटियाली है। भटियाली लोकगीत किसानों व मल्लाहों का गीत है। इस गीत को काम करते समय गाया जाता है, जिसमें ताल की जरूरत होती है। लखनऊ घराने के खलीफा किस तबला वादक को कहा जाता है? लखनऊ घराने खलीफा किस तबला वादक को कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका उस्ताद आबिद हुसैन खां। उस्ताद आबिद हुसैन खां। ठीक है जी। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, तबला वादक उस्ताद आबिद हुसैन खां को लखनऊ घराने का खलीफा कहा जाता है। लखनऊ घराने की नींव रखने वाले उस्ताद मोदू खां और बख्शू खां। ठीक है जी, बख्शू खां थे। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। तिटकत गदिगन किस ताल के ठेके का अंश है? किस ताल के ठेके का अंश है? तो 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका गज झंपा। गज झंपा। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, तिटकत गदिगन गज झंपा ताल के ठेके के बोल हैं। यह ताल पखावज पर बजाई जाने वाली ताल है। इस ताल में 15 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं, 4 4 3 4 के हैं। 1 5 12 पर ताली होती है और 9वीं पर खाली होती है। बोल इसका धा धीन नक तक 3 नक तक तेटे कत गदिगन। ठीक है जी, यह बोल है। अगला सवाल देखिए। दीप चंडी ताल को ठेका किस गायन शैली में प्रयुक्त होता है? दीपचंदी ताल का ठेका किस गायन शैली में प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर बताइए। 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, ठुमरी चैती। ठीक है। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में लिख रहा है कि दीपचंडी ताल, देखिए लिख रहा है, दीपचंडी ताल में ठुमरी और चैती गायन शैली गाई जाती है। दीपचंडी ताल ठुमरी में गाई जाती है। यह 14 मात्रा की ताल है। 4 विभाग है इसमें, 3 4 3 4। देखिए ताली 1 4 11 पर 8वीं मात्रा पर खाली पड़ती है। इसका बोल है धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन। ठीक है जी, तो ये बोल हो गया। अगला सवाल देख लीजिए। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के देहांत कब हुआ था?
पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित किशन महाराज का देहांत कब हुआ? तो 24 का सही उत्तर बताइए। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 मई 2008। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है कि पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज का देहांत 4 मई 2008 को हुआ था। पंडित किशन महाराज का जन्म 3 सितंबर 1923 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। पंडित जी को पद्म श्री 1973 में, पद्म विभूषण 2002 में, 1984 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। 25 नंबर है, किस तबला वादक को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है? किस तबला वादक को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है? उस्ताद अल रखा खां। देखिए, उस्ताद अल रखा खां, उस्ताद अल रखा खां तबला वादक को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1919 ईस्वी में हुआ था। इनको भारत सरकार ने 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। देखिए, बम्बई महानगरी में इनको मास्टर जी अथवा अब्बा के नाम से भी जाना जाता था। इनके 3 पुत्र हुए, जाकिर हुसैन, फजल कुरैशी, तौफीक कुरैशी। इनका मृत्यु जो है 3 फरवरी 1999 को हुआ था। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा गया है, अगला सवाल में पूछ रहे हैं कि बीड़ा के 36 इंच लंबे तार पर शुद्ध दैवत की स्थापना कहाँ की जाती है? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 21.1/3 इंच। 21.1/3 इंच बी हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए। बीड़ा के 36 इंच, देखिए बीड़ा के 36 इंच लंबे तार पर शुद्ध दैवत की स्थापना 21.1/3 इंच पर की जाती है। श्रीनिवास की बीड़ा पर शुद्ध एवं विकृत स्वरों की स्थापना मध्य षड्ज 36 इंच पर, शुद्ध रे 32 इंच पर, शुद्ध गंधार 30 इंच पर और पंचम को 24 इंच पर, शुद्ध दैवत को 21.1/3 इंच पर, शुद्ध निषाद को 20 इंच पर स्थापित किया जाता है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में लिखा गया है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वप्रथम गिटार बजाने वाले कलाकार कौन हैं? तो 27 का सही उत्तर बताइए। 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पंडित ब्रजभूषण काबरा। पंडित ब्रजभूषण काबरा, पंडित ब्रजभूषण काबरा। देखिए, ये शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वप्रथम गिटार बजाने वाले कलाकार हैं। व्याख्या पढ़ लीजिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत में सर्वप्रथम गिटार बजाने वाले पंडित ब्रजभूषण काबरा, ब्रिजभूषण काबरा। इनका जन्म 1937 में हुआ था, जोधपुर राजस्थान में। इन्होंने संगीत का अध्ययन अली अकबर खान के अधीन रहकर किया। इनकी मृत्यु 12 अप्रैल 2018 को हुआ था। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। आगरा घराने के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? आगरे घराने के प्रसिद्ध कलाकार बताइए। प्रसिद्ध कलाकार आगरा घराना, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 28 का सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद फयाज खान। उस्ताद फयाज खान डी हो गया। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहा है कि आगरा घराने के प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद फयाज खान है। फयाज खां का जन्म 1886 में आगरा के पास सिकंदरा नगर में हुआ था। इन्होंने आगरा के नत्थन खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। ध्रुपद, ख्याल के साथ साथ टप्पा, ठुमरी, कव्वाली तथा गजल आदि गायन शैली के ये अद्भुत कलाकार थे। ठीक है, इनका उपनाम प्रेम पिया या खां साहब था। मैसूर दरबार घराने से इनको वर्ष 1911 में आफ्ताबे मौसीकी की उपाधि मिली थी। वर्ष 1950 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल 29 नंबर पूछा जा रहा है। देखिए, 29 नंबर सवाल में पूछा गया है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का नाम बताइए। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे पंडित SN रातंजनकर। ठीक है जी, रातंजनकर। व्याख्या पढ़िए। इंदिरा कला संगीत लिख रहा है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पंडित SN रातंजनकर हैं। ठीक है जी, इनका जन्म 31 दिसंबर 19 ईस्वी को हुआ था। ये आगरा घराने के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित विद्वान और शिक्षक थे।
इनके गुरु पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी थे। इनका मृत्यु जो है 14 फरवरी 1974 को हुआ। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन से संगीत शास्त्री भारतीय मूल के नहीं है? कौन सा संगीत शास्त्री इसमें भारतीय मूल के नहीं है? ठीक है जी। 30 नंबर सवाल देखिए। 30 नंबर सवाल का सही उत्तर बताना है आपको। 30 नंबर सवाल का सही उत्तर बता दीजिए। तो 30 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका एलन डेनेलियो। एलन डेनेलियो, ठीक है जी, एलन डेनेलियो ये भारतीय मूल के नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पंडित रविशंकर के निधन का दिनांक बताइए। पंडित रविशंकर के निधन का दिनांक बताना है। पंडित रविशंकर के निधन का दिनांक बताइए। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए। पंडित रविशंकर का निधन 12 को हुआ था। पंडित रविशंकर जी का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भारत सरकार के द्वारा 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इनको। उसी वर्ष उन्होंने लॉस एंजिल्स में किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना की थी। 1981 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इनको। 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2001 में नाइटहुड ब्रिटेन की ओर से मिला इनको। 2002 में ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित सूची के अनुसार आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन व्यवस्था कौन सी है? आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन व्यवस्था कौन सा है? तो आप देख लीजिए, इसका सही आंसर 32 का क्या हो जाएगा जी? 32 का सही उत्तर बताइए। 32 का सही उत्तर हो जाएगा 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए। आधुनिक श्रुति विभाजन व्यवस्था में स्वर विभाजन व्यवस्था में प्रथम श्रुति पर स्थापित किया गया है। देखिए 1, 5 और मतलब पहले पर षड्ज को, पांचवें पर आपको ऋषभ को, 8वें पर आपको गंधार को, 10वें पर आपको मध्यम को, 14वें पर पंचम को, धैवत को आपको 18 पर, 21 पर आपको निषाद को। प्रथम श्रुति पर सार, 5वीं पर रे, 8वीं पर गंधार, 10वीं पर मध्यम, 14वीं पर पंचम, 18वीं पर धैवत और 21वीं पर निषाद। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, सितार में छोटी चिंकारी का तार किस स्वर से मिलाते हैं? जी? तो 33 का सही उत्तर बताइए। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका तार सप्तक से, तार षड्ज से। ठीक है जी, तार षड्ज। देखिए व्याख्या पढ़ लीजिए। लिखा गया है, सितार पर छोटी चिंकारी का तार जो है तार षड्ज से मिलाते हैं। सितार वाद्य में 7 तंत्रियां होती हैं, जिसमें से पहला तार बाज का तार कहलाता है। सितार का वादन मुख्यतः इसी तार पर होता है। अंतिम 2 तार जो तार षड्ज पंचम में मिलाए जाते हैं, वही चिंकारी कहलाते हैं। इस पर झाला बजाया जाता है। देखिए इसके 7 तार को मध्य मध्यम, मध्य षड्ज, मध्य षड्ज, मध्य पंचम और मध्य षड्ज तथा तार सप्तक के साथ से मिलाए जाते हैं। इसके डांड में 18 से लेकर 20 तक पीतल की सारिकाएं बंधी होती हैं। सितार बजाने के लिए त्रिकोणाकार मिजराब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है इसमें 34 नंबर, निम्न स्वर संगीति में राग कलावती को पहचानिए। निम्न स्वर संगीति में राग कलावती का स्वर संगीति कौन सा है? तो 34 का सही उत्तर बताइए। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा गप ध नी ध प। देखिए बी हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा बी। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है कि गप ध नी ध प राग कलावती के स्वर हैं। कलावती राग खमाज थाट का राग है। जाति इसकी औडव है। वादी स्वर गंधार, संवादी स्वर धैवत है और राग के आरोह अवरोह में ऋषभ मध्यम स्वर वर्जित होते हैं। न्यास के स्वर गंधार पंचम। गायन समय इसका रात्रि का दूसरा पहर है। सम प्रकृति राग है जन सम्मोहनी। ठीक है जी।
अगला सवाल देख लीजिए, 35 नंबर सवाल है। 35 नंबर सवाल पूछा गया है कि राग बसंत मुखारी के स्वर पहचानिए। राग बसंत मुखारी के स्वर पहचानना है आपको, तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 35 का सही उत्तर हो जाएगा बी, रे नी सा रे ग, रे ग म ग रे सा। ठीक है जी, ये आपका किसका है जी, राग बसंत मुखारी का। व्याख्या पढ़ लीजिए, व्याख्या में वही लिखा गया है। अगला सवाल देखिए, महाभारत कालीन संगीत उत्सव क्या है। महाभारत कालीन संगीत उत्सव इसमें से कौन सा है, आपको 36 का सही उत्तर बताना है, तो समझ जा। ठीक है जी, आंसर सी हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लीजिए, व्याख्या में लिखा गया महाभारत कालीन संगीत उत्सव समझ जा है। ठीक है जी, समझ जा है। ठीक है, महाभारत में साम व गाथा गान का बहुत उल्लेख प्राप्त होता है। गाथा का अर्थ होता है राजा व यजमान की प्रशस्ति का गायन। ठीक है जी, अगला सवाल, साम विधान के ब्राह्मण ग्रंथ में सप्त स्वर क्या है। साम विधान के ब्राह्मण ग्रंथ में सप्त स्वर क्या है, तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम दैवत निषाद। ठीक है जी, आंसर सी हो जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ में सप्त स्वर षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम दैवत निषाद है। ठीक है, 38 नंबर सवाल देखिए, 38 नंबर सवाल में लिखा गया है कि ऋग्वेदीय गेय ऋचाओं का संग्रह कौन सा है। ऋग्वेदीय गेय ऋचाओं का संग्रह कौन सा है, तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 38 का सही उत्तर हो जाएगा सामवेद। ठीक है जी, सामवेद। व्याख्या पढ़ लीजिए, ऋग्वेदीय गेय ऋचाओं, देखिए ऋग्वेदीय गेय ऋचाओं का संग्रह सामवेद है। वेदों में सामवेद को संगीत का वेद माना जाता है। गांधर्व वेद को सामवेद का ही उपवेद कहा जाता है। सामवेद ऋग्वेद की ऋचाओं का गेय रूप है। देखिए सामवेद के मुख्य रूप से दो भाग हैं, पहला आर्चिक और गान। आर्चिक और गान, आर्चिक में केवल ऋग्वेद की ऋचाओं का संग्रह है। गान के 4 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, ग्राम गेय गान, आरण्यक गान, ऊह गान और उहाम गान सामवेद के 13 शाखाएं मानी गई है। अगला सवाल 39 नंबर, सामवेदिक आरंभिक स्वर क्या है। लिख रहा है कि सामवेदिक आरंभिक स्वर क्या है, तो उदात अनुदात स्वरित। ठीक है जी, 39 का क्या हो जाएगा जी, 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका उदात अनुदात स्वरित। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिए, सामवेदिक आरंभिक स्वर उदात अनुदात स्वरित है। उदात में गंधार निषाद, अनुदात में ऋषभ दैवत, स्वरित में सा षडज मध्यम पंचम स्वर होते हैं। ठीक है जी, 40 नंबर सवाल देख लीजिए, 40 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि उच्चारण के 3 प्रमुख स्थान क्या है। उच्चारण के 3 प्रमुख स्थान क्या है, तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 40 का सही उत्तर बताइए, तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा उरस कंठ सिरस, उरस कंठ सिरस। ठीक है जी, ये हो जाएगा सही उत्तर। व्याख्या पढ़ लीजिए, उच्चारण के 3 प्रमुख स्थान उरस कंठ सिरस सीसस है। अगला सवाल देखिए, साम लिख रहा है, साम किस शिक्षा से संबंधित है। साम किस शिक्षा से संबंधित है, तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा जी, 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका नारदीय शिक्षा, नारदीय शिक्षा। ठीक है जी, नारदीय शिक्षा। अगला सवाल देख लीजिए, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए, साम नारदीय शिक्षा से संबंधित है। लिख रहा है साम नारदीय शिक्षा से संबंधित है। यह 7वीं शताब्दी के लगभग नारदीय शिक्षा नामक एक ग्रंथ नारद के द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में सामवेदीय स्वरों को विशेष महत्व देते हुए 7 ग्राम रागों का वर्णन किया गया है। साडव पंचम मध्यम षडज ग्राम साधारित कौशिक मध्यम मध्यम ग्राम। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए 42 नंबर, श्री कृष्ण किस कला के आविष्कारक हैं। श्री कृष्ण किस कला के आविष्कारक हैं, तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका चालुक्य, चालुक्य। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए, श्री कृष्ण चालुक्य कला के आविष्कारक हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, इंडियन लिख रहा है, इंडियन म्यूजिकोलॉजिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है। कौन है इसके संस्थापक, तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 43 का सही उत्तर हो जाएगा पद्म भूषण प्रोफेसर आर सी मेहता। पद्म भूषण
प्रोफेसर आर.सी. मेहता। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, इसकी व्याख्या पढ़िए। इंडियन म्यूजिकोलॉजिकल सोसाइटी के संस्थापक पद्म भूषण प्रोफेसर आर.सी. मेहता हैं। रस सिद्धांत डॉक्टर प्रेमलता शर्मा की है। दत्तिल मुनि की ग्रंथ है। अगला सवाल देख लीजिए, 44 नंबर सवाल में लिखा गया है कि नान्यदेवकृत भरत भाष्यम के कुछ भागों के संपादक कौन है। नान्यदेवकृत भरत भाष्यम के कुछ भागों के संपादक कौन है इसमें, तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। 44 का सही उत्तर हो जाएगा चैतन्य पुंडरिक देसाई। चैतन्य पुंडरिक देसाई बी हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है कि नान्यदेवकृत भरत भाष्यम के कुछ भागों के संपादक चैतन्य पुंडरिक देसाई हैं। नान्यदेव को क्षमापाल नारायण और मोहन मुरारी की उपाधियां भी प्राप्त थी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ सरस्वती हृदय अलंकार है, जिसे भरत भाष्यम भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, किस ग्रंथ का नाम सरस्वती हृदय अलंकार है। किस ग्रंथ का नाम सरस्वती हृदय अलंकार है, तो सही उत्तर हो जाएगा भरत भाष्यम। आंसर बी हो गया। नान्यदेव द्वारा रचित भरत भाष्यम को सरस्वती अलंकार भी कहते हैं, सरस्वती हृदय अलंकार भी कहते हैं। देखिए अगला सवाल, अभिलाषितार्थ लिखा गया है। अभिलाषितार्थ चिंतामणि ग्रंथ की दूसरी संज्ञा क्या है, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। 46 का सही उत्तर हो जाएगा मानसोलास। ठीक है जी, मानसोलास। व्याख्या पढ़ लीजिए। अभिलाषितार्थ चिंतामणि ग्रंथ की दूसरी संज्ञा मानसोलास है। मानसोलास सोमेश्वर कृत 12वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 5 अध्याय हैं। ठीक है जी, मानसोलास में 5 अध्याय हैं। देखिए अगला सवाल, नारद कृत संगीत मकरंद में राग वर्गीकरण के कितने वर्ग हैं। नारद कृत संगीत मकरंद में राग वर्गीकरण के कितने वर्ग हैं, तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, नारद कृत संगीत मकरंद में राग वर्गीकरण के 3 वर्ग हैं। ये ग्रंथ 8वीं शताब्दी की रचना है। इसमें प्रथम बार पुरुष राग, स्त्री राग, नपुंसक राग वर्गीकरण मिला, लेकिन इसमें नारद मुनि ने रागनी शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसमें अलंकारों की संख्या 19 मानी गई है। नखज, वायुज, चर्मज, लोहज और शरीरज नाम से नाद के 5 भेदों का उल्लेख है तथा बीड़ा के 18 भेदों का वर्णन है। 7 स्वरों की संज्ञा उन्होंने नाभि, हृदय, कंठ, तालु, नासा, दंत, ओष्ठ से दी है। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, किस ग्रंथ को दत्तिलम नारद संवाद कहा गया है। किस ग्रंथ को दत्तिलम नारद संवाद कहा गया है, तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। 48 का सही उत्तर नारदकृत राग सागर को दत्तिलम नारद संवाद कहा गया है। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिए। लिखा गया है कि नारदकृत राग सागर को दत्तिलम नारद संवाद कहा गया है। दत्तिलम एक प्रामाणिक एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दत्तिलम एक संक्षिप्त ग्रंथ है जिसमें 244 करिकाएं हैं। यह ग्रंथ गांधर्व शास्त्र पर केंद्रित है। इस खंड को 3 भागों में बांटा गया है। प्रोफेसर रामकृष्ण कवि रचित ग्रंथ का क्या नाम है। प्रोफेसर रामकृष्ण कवि रचित ग्रंथ का क्या नाम है, तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका भरतकोश। ठीक है जी, भरतकोश। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, प्रोफेसर रामकृष्ण कवि रचित ग्रंथ का नाम भरतकोश है। संगीत चूड़ामणि जगदीश मल्ल द्वारा रचित चूड़ामणि ग्रंथ खंडित अवस्था में उपलब्ध है। जगदीश मल्ल मानसोलास के रचयिता सोमेश्वर के पुत्र थे। संगीत राज महाराणा कुंभा द्वारा संगीत राज ग्रंथ की रचना हुई है। ये इस ग्रंथ में भरत, मतंग, अभिनव गुप्त के सिद्धांतों पर देशी संगीत की कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियों पर चर्चा है। इसका रचना काल 1480 ईस्वी है। देखिए अगला सवाल देखिए, किस फिल्म में पंडित राजन मिश्र, पंडित साजन मिश्रों ने शास्त्रीय संगीत
आधारित गीत गाए हैं। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सूर संगम, सूर संगम में। ठीक है जी, सूर संगम। व्याख्या पढ़ लीजिए। पंडित राजन मिश्र एवं पंडित साजन मिश्र ने सूर संगम फिल्म में शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत गाए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी जरूर लगेगा। थैंक यू।